Hello students, again welcome to online physics classes. We will start with the topic that is coefficient of friction. Coefficient of friction. Coefficient of friction. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था आपके लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और उसमें एक लॉ था कि लिमिटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, अब आप सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, और जब आप इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे हो तो ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसको एस लिखेंगे, और एस का मतलब है स्टैटिक। ओके, अब आप देखिए जो एफ है यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ये सही मायने में टू टाइप के, एक होता है स्टैटिक और एक होता है अपना काइनेटिक। स्टैटिक को हमने पढ़ लिया, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे लेते हैं म्यू एस, यही हमारा क्या कहलाता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं म्यू एस की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, एफ अपॉन आर। क्या होगा, एफ अपॉन आर। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू एफ, एफ का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर का मतलब क्या है, नॉर्मल फ्रिक्शन। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन। ओके, अब जो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 0 से ग्रेटर होती है और 1 से स्मॉलर। इट मीन्स जो म्यू एस होता है वो 0 से बड़ा और 1 से कम, ये आपको याद है। तो ये था हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का स्टैटिक। और अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक। जब हम काइनेटिक पढ़ेंगे तो ये वाला रिलेशन हम फिर से उठाएंगे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। स्टैटिक और लिमिटिंग की हम जो बात कर रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर बॉडी रेस्ट पर होती है, मोशन में नहीं आती, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके अंदर एक्चुअली जो बॉडी होती है वो मोशन में, बॉडी विल बी एक्चुअली इन मोशन। ओके, जब हम इसको इक्वल में बदलेंगे तो आपको फिर से कांस्टेंट लेना पड़ेगा आर, लेकिन अब मैं के लिखूंगा बेटा। के का मतलब आप सब समझ गए होंगे, के का मतलब है काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन में आर। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन विच अराइजेस व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो उस दौरान कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ कोई सरफेस है और ये कोई बॉल है, ये बॉल इसके ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरह से जाएगी, अपने एक्सिस के चारों तरफ रोल करके इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। इसका कॉज क्या है, किस कारण भाई रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो देखिए कि मान के चलो ये एक व्हील था, जहां व्हील होता है ना वहां से हम मान के चलते हैं कि जो हमारी सरफेस होती है वो कंप्रेस हो जाती है।
कैसे हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। मैं इस पे एक पार्ट दूं ए बी सी, तो जो ए बी पार्ट है उसको हमेशा ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और यही फोर्स किसकी फॉर्म में काम करता है, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन के तौर पर यहाँ पर काम। और आपको पता है ये पार्ट क्या रहेगा, आगे निकलने की सोचेगा, इससे बाहर आने की सोचेगा, और जो पिछले वाला पार्ट होगा वो लगातार धंसता चला जाएगा, कंप्रेस होता चला जाएगा, क्योंकि ये पार्ट बाहर निकलेगा, ये तैयार हो जाएगा, तो अगला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये वाला फोर्स होता है ये रोलिंग फ्रिक्शन का काम करता है। आप भी समझ रहे हो कि एक मतलब इसको यहाँ से निकालने के, एक तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में कम फोर्स से काम चल जाएगा, सीधी बात है, वो आसानी से मूव कर लेगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है, कंप्रेस हुई पड़ी हुई है, कंप्रेस है यहाँ पर, तो कंप्रेस में क्या है कि हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा फोर्स जो है रोलिंग फ्रिक्शन का काम करेगा। ओके, ये था हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं, बहुत आसान है बेटा। ये मान लेते हैं कोई सरफेस है हमारे पास, सरफेस, ठीक है, ये इसके ऊपर कोई बॉडी है जो मूव कर, ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, उधर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, उधर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। जिधर बॉडी मूव कर रही होती है उसके जस्ट अपोजिट क्या प्रोड्यूस होता है, एफ, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी दिखा सकते हो बड़े आराम से, ये आपका हो गया एफ, ठीक है। उसके बाद में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा अपवर्ड है, वेट जो होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। बेटा वेट का फॉर्मूला जो होता है वो mg होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एसिड, तो W इज इक्वल टू mg। और किसी भी बॉडी का वेट है वो हमेशा कैसे एक्ट होता है, डाउनवर्ड। कि आप इसको आपके हाथ से गलती से छोड़ जाता है क्या होगा, नीचे तो जाएगा इस वेट के कारण। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, नॉर्मल फ्रिक्शन। यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इसको भी आप नीचे दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, एक ही बात है दोनों में। यदि अब हाँ जो बात कर रहे हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो किधर आएगा, देखो बेटा कि मान के चलो एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में इस तरह से, तो ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा बीच में, ये रिजल्टेंट, ओके। ये रिजल्टेंट है किस किस का, आर का और एफ का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि रिजल्टेंट किस किस का, नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये O मान लिया, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, ये सी। आई मेरी बात समझ। अब दोबारा से बताता हूं, द एंगल विच मेक्स द रिजल्टेंट of normal reaction and force of friction mixed with the normal reaction is called angle of friction। आपको समझ आ गया अच्छे से, ओके। अब देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सी, बी ए ओ, एक राइट एंगल, इसके अंदर में tan थीटा फाइंड आउट, tan थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है इसमें ए, बेस क्या है ए, tan थीटा इज इक्वल टू, ए बी का ही है, ए बी किसके बराबर है, ओ सी अपॉन में ए, tan थीटा इज इक्वल टू, ओ सी क्या है, एफ ई तो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ए ओ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, यहां से tan थीटा क्या आ गया आपका, एफ अपॉन, और अभी जो हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल होता है एफ, दोनों इक्वल है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि
जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ एंगल। ओके, और थीटा इक्वल टू हम लिखना चाहें तो हो जाएगा tan इनवर्स। तो ये था हमारा क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूं समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड। एंगल ऑफ स्लाइड, सबसे पहले तो एक सरफेस तो ये है बेटा, यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है, कोई बॉडी रखी हुई है, एंगल ठीक है। ये भी एक दूसरी सरफेस है, ये एंगल ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो बॉडी यहाँ पे रखी हुई है वो नीचे नहीं आ रही है, नीचे स्लाइड नहीं कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो बॉडी नीचे आ रही है। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि इस बॉडी को नीचे आने में किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इस एंगल। ये एंगल यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री और ये यहाँ पर 35। तो जैसे हमने इस एंगल को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, बॉडी में स्टार्ट आना शुरू कर दिया। तो वह कम से कम एंगल जिस पर बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देती है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। ओके, अब दोबारा से बात करते हैं, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये कोई बॉडी ये वाला एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसको अल्फा से लिखते हैं, ये O पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा, ये बॉडी है, बॉडी का वेट कहाँ एक्ट होगा, डाउनवर्ड होता है, हमेशा नीचे। भाई अब ये इस तरह से बॉडी है, मैं इसको छोड़ूं तो क्या होगा, इसके साथ नीचे ही तो जाएगा, और मैं इसको इस तरह से छोड़ूं तो तब भी स्ट्रेट नीचे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा ना, स्ट्रेट ही जाएगा। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बॉडी का वेट हमेशा नीचे होता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, बॉडी के परपेंडिकुलर। जैसे कि इसको मैं नॉर्मल रिएक्शन मान लूँ, ये ऐसे रहेगा, बॉडी को ऐसे कर दो तो ये नॉर्मल रिएक्शन अब भी ऐसे ही रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बॉडी नीचे जा रही है स्लाइड करते हुई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिधर बॉडी जा रही होती है उधर क्या प्रोड्यूस होता है, सॉरी पी हम लिख देते हैं, कई बार इतना। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल रहेगा अल्फा बेटा, इसके यहाँ पर कंपोनेंट बनेंगे किसके, वेट। जिधर एंगल बनता है ना, जैसे यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे आएगा mg cos अल्फा, और जिधर एंगल नहीं बनता है उधर आता है mg sin। आ रही मेरी बात समझ, mg sin अल्फा और mg cos अल्फा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब एट इक्विलिब्रियम पे बात हम करें, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा, हाँ इससे पहले एक बात बोले कि कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो पहला है वेट mg एक्टिंग, इधर एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउन वन। दूसरा है आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो किधर एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू बॉडी, कौन सी डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मेनली दो पे बात करते हैं, बाकी तो कंपोनेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर की तरफ हो रहा है, इंक्लिनेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम यदि हम बात करें तो R किससे इक्वल होना चाहिए, mg cos, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, नीचे क्या करें mg sin पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, mg sin। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, तो mg sin अल्फा अपॉन में mg cos अल्फा इक्वल क्या रहेगा f अपॉन mg से mg कैंसिल, तो साइन अपॉन क्या है, cos आपको पता है क्या होता है, tan होता है,
तो F अपॉन R। और अभी हमने पढ़ा था म्यू इक्वल टू F अपॉन R, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। और इससे पिछले वाले में म्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, tan थीटा, ये भी म्यू की वैल्यू, ये भी म्यू की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा। ठीक है, ये था आपका एंगल ऑफ स्लैब। ठीक है, अब हम एक बहुत छोटे से मेथड पे बात कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ चेंजिंग द फ्रिक्शन, कि आपको वो तरीके बताने हैं कि जो फ्रिक्शन को चेंज करने के लिए काम होते हैं। तो सबसे पहला है मेथड्स ऑफ चेंजिंग द फ्रिक्शन, पहला लुब्रिकेशन, जैसे कि हम ग्रीस ग्रीस करते हैं। दूसरा बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, by using different bodies, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। और जैसे कि बहुत से सारे केस हैं कि जैसे आइस होती है, आइस को हम, आइस की जो सिलियाँ होती हैं वेपर्स को जब हाथ में पकड़ते क्या होता है, स्लाइड होती नहीं होती, उनको पकड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नुकीली चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार रेन हो जाती है तो ग्राउंड से जा रहे होते हैं तो क्या होता है, स्लिप होते नहीं होते, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, सैंड वहाँ पे डाल दिया, मिट्टी वहाँ पे डाल दी जाती है, तो उससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और लुब्रिकेशन हो गया, ठीक है, लुब्रिकेशन हो गया, और बॉडी को शेप देकर हो गया, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा रोलिंग फ्रिक्शन में यूज़ करके, तो वो भी भारी चीज़ होती है, तो उसको एक जगह दूसरे ले जाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसको उसको व्हील लग जाए और व्हील से बड़े आसानी से स्लाइड करके ले जा सकते हैं। ओके, इस वीडियो में आज के लिए नहीं।